केशपुर नामक राज्य में बद्री नामक एक गरीब चरवाहा अपनी 2 पुत्रियों के साथ रहता था और वो भेड़ बकरियों को चराकर किसी तरह से अपना गुजारा करता था। पिताजी, आज आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ पिताजी, अभी तो सूरज भी नहीं उगा है। हाँ पुत्रियों, मुझे काम पर जाना है, इसलिए इतनी जल्दी जाग गया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन पिताजी इतनी मेहनत करते हैं जब आपकी कमाई थोड़ी ही क्यों होती है? हाँ पिताजी, दीदी सही कह रही है। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब आपकी नींद ही पूरी ना हो। अरे नहीं पुत्री, ऐसी बात नहीं है, काम करना तो जरूरत है ना। खैर, अब तुम लोग आराम करो, मैं चलता हूँ। और फिर बद्री पहाड़ पर पहुंचता है, जब अचानक पहाड़ से गिरने से उसकी कुछ बकरियों की मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी ये 4 भेड़ बकरियां तो पहाड़ से गिरकर मर गईं। एक तो पहले ही मेरी आमदनी इतनी कम थी, ऊपर से अब ये सब हो गया। बद्री परेशानी से यही सोचता है जब वहां एक अनजान आदमी आता है। क्या हुआ काका, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। असल में मेरी कुछ भेड़ बकरियां के चारा चरते समय इस पहाड़ी से गिरने से मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। ओह, बहुत बुरा हुआ काका। वैसे काका, मेरे ख्याल से आपका घर आपके इसी काम से चलता है। हाँ पुत्र, इसलिए तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पास भेड़ बकरियों को खरीदने के पैसे नहीं हैं। काका, आप परेशान मत होइए, ये मैं अभी आपको भेड़ बकरियां खरीद देता हूँ। और फिर वो आदमी बद्री को भेड़ बकरियां दिलाता है, जिसे लेकर वो बहुत खुश हो जाता है। पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी मदद की। मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। अरे कोई बात नहीं काका, अगर हम अपनी प्रजा का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर काहे के राजा। क्या मतलब? आप राजा हैं? लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, हमारे राज्य में तो आप जैसे कोई राजा नहीं है। जी काका, असल में मैं पड़ोस राज्य से यहाँ आया हूँ और रास्ते से गुजरते समय मेरी नजर आप पर पड़ी, तो मैं आपके पास चला आया। बद्री राजा वीर की बात सुन रहा होता है, जब अचानक वहां भागते हुए उसकी छोटी पुत्री सुनैना आती है। ओहो पिताजी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। क्यों पुत्री, क्या हुआ? ओ अच्छा अच्छा, पुत्री लाओ। उन दोनों को इस तरह प्रेम से बातें करते देख राजा वीर मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब उन्हें जाते देख सुनैना कहती है, पिताजी, ये कौन थे? अरे, वो राजा तो यहां से चले गए और मेरी बेवकूफी तो देखो कि मैं अपनी बातों के चक्कर में उनसे उनका नाम ही पूछना भूल गया। ओ अच्छा, तो वो राजा थे, मगर मैंने तो उन्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ पुत्री, क्योंकि वो पड़ोस राज्य से आए थे और वो बहुत अच्छे और दयावान राजा हैं। अच्छा अच्छा, हो सकता है। खैर, ये लीजिए और अब मैं घर जाती हूँ। ठीक है पुत्री, जरा ध्यान से जाना। और फिर सुनैना वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद बद्री भी अपने काम में लग जाता है और दिन यूं ही बीत जाते हैं। जब एक दिन जंगल में बकरियां चराते समय बद्री की मुलाकात एक आदमी से होती है। हुर्र, हुर्र, जल्दी चलो, तुम सब बहुत देर करती हो। शाम होने से पहले हमें घर जाना है, जल्दी चलो। हुर्र, हुर्र। यहाँ कौन है? जो कोई भी है, क्या वो मेरी मदद कर सकता है? अरे पुत्र, तुम कौन हो और ये इस तरह से तुम लड़खड़ा कर क्यों चल रहे हो? क्योंकि मैं एक अंधा हूं। ओह अच्छा, तो तुम अंधे हो, लेकिन तुमने ये अपना चेहरा ये इस नकाब से क्यों छुपाया हुआ है? और तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? वो सब मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अच्छा ठीक है,
कहो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? ये संदूक मेरा है और इसमें बहुत सारा कीमती खजाना है, लेकिन मैं इसे कुछ लोगों से बचाना चाहता हूँ, इसलिए आप इसे कुछ समय के लिए अपने पास रख लीजिए और इसकी हिफाजत कीजिए। पुत्र, मगर मैं इतने सारे खजाने की अकेले हिफाजत कैसे करूंगा? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए आप मेरी अमानत को कुछ समय के लिए अपने पास संभाल कर रख। समय आने पर मैं खुद अपनी अमानत वापस ले जाऊंगा। ठीक है पुत्र, लेकिन पहले तुम्हें मुझे अपना चेहरा दिखाना होगा ताकि बाद में मैं तुम्हें पहचान सकूं। ठीक है, ये देखिए। वो आदमी अपने चेहरे से कपड़े का नकाब हटाता है जब बद्री कहता है, पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर तो चोटों के बहुत सारे निशान हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या हम पहले कभी मिले हैं? पता नहीं, लेकिन अब मुझे जाना होगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये लीजिए, और हाँ, मेरे अलावा इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताइएगा। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी अमानत की हिफाजत मैं जरूर करूंगा। और फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। और बद्री उस संदूक को काली पहाड़ी के पास एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपाकर अपने घर चला जाता है। पिताजी, आज घर आने में आपने बहुत देर लगा दी, क्या हुआ? हाँ पुत्री, दरअसल आज थोड़ा ज्यादा दूर गया था मैं, इसलिए आने में मुझे देर हो गई। ओह अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है पुत्री। वो तीनों खाना खाने के बाद सो जाते हैं। और अगले दिन बद्री सुबह उन्हें से पहले उठकर घर से बाहर जाने का सोचता है कि तभी सुनैना जाग जाती है। इससे पहले नींद से उठकर मेरी दोनों पुत्रियां मुझे इस समय घर से जाते देख लें, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। पिताजी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? ना, नहीं, मतलब हाँ, मैं बकरियों को चराने जा रहा हूँ। लेकिन पुत्री, तुम क्यों इतनी जल्दी जाग गई? ऐसे ही पिताजी, चलिए आज मैं भी आपके साथ बकरियां चराने चलती हूँ। नहीं नहीं पुत्री, तुम क्यों जाओगी? तुम घर में रहो, हम फिर कभी साथ जाएंगे, ठीक है? बद्री ये कहकर जल्दी से वहां चला जाता है और कुछ ही देर में वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने संदूक को छुपाया होता है। शुक्र है सुनैना ने मेरे साथ आने की ज्यादा जिद नहीं की, वरना उसे सब पता चल जाता। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारा खजाना है, लेकिन वो आदमी इसे लेकर भाग क्यों रहा था और उसने मुझे इसे छुपाने के लिए क्यों दिया? खैर, मुझे क्या, जब आएगा तो ले जाएगा इसे। बद्री संदूक को देखकर दोबारा से उसे छुपाकर अपने काम पर लग जाता है और फिर वो रोज इसी तरह उसकी रखवाली करता। जब एक दिन, पिताजी, आखिर आप रोज रोज इतनी जल्दी क्यों काम पर निकल जाते हैं? हाँ पिताजी, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो रोज आज इतनी जल्दी बकरियां चराने को निकल जाते हो? हाँ पिताजी, आखिर बात क्या है, हमें भी बताइए ना। पुत्रियों, कोई बात नहीं है, मैं बस जल्दी काम निपटाने जाता हूँ। अच्छा ठीक है, खैर वो सब छोड़िए, चलिए हम तीनों खाना खाते हैं। हाँ हाँ, बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी से मुझे खाना परोस दो ताकि मैं खाकर दोबारा काम पर निकल सकूं। और फिर नैना खाना परोसती है, जिसे खाकर बद्री दोबारा काम पर निकल जाता है। जब नैना सुनैना से कहती है, सुनैना, पता नहीं क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या मतलब दीदी? मैं आपकी बात समझी नहीं। मतलब ये कि पिताजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह से पहले कभी नहीं करते थे, लेकिन अब लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ दीदी, मुझे भी लगता है पिताजी हमसे कोई बात छुपा रहे हैं। हाँ सुनैना, ऐसा करते हैं, चलो आज हम उनका पीछा करते हैं और फिर सारी सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। हाँ दीदी, ये सही रहेगा, चलिए चलते हैं।
और फिर वो दोनों बद्री के पीछे जाती हैं, जबकि बद्री पहाड़ी पर जाकर उस संदूक को खोले बैठा खुद से कहता है, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरी दोनों पुत्रियों को मुझ पर कोई शक नहीं हुआ। लेकिन वो आदमी कब आएगा और अपनी अमानत कब लेकर जाएगा? दोनों पुत्रियां वहां आती हैं। पिताजी, ये सब क्या है? हाँ पिताजी, ये इतना सारा खजाना किसका है और ये आपके पास क्या कर रहा है? पुत्री, तुम दोनों यहाँ? हाँ, लेकिन पहले बताइए ये सारा खजाना किसका है और आपके पास कहाँ से आया? क्या आपने कोई चोरी की है? नहीं, मगर आहिस्ता बोलो पुत्री, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। और बताता हूँ मैं ये सारा खजाना किसका है और ये मेरे पास कहाँ से आया। और फिर बद्री अपनी दोनों बेटियों को उस दिन की सारी बात बताता है। पिताजी, आपके पास रखे इस खजाने को तो बहुत समय हो गया और वो अंधा आदमी अपना खजाना लेने अभी तक नहीं आया। इसीलिए हम इसमें से थोड़ा खजाना अपने साथ ले जाते हैं ताकि इससे हमारी गरीबी दूर हो सके कम से कम। नहीं पुत्री, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों पिताजी? अगर हम इतने सारे खजाने में से थोड़ा कुछ ले लेंगे तो उस अंधे आदमी को क्या पता चलेगा? कौन सा वो कुछ देख सकता है? गलत बात पुत्री, वो कुछ देखे या ना देखे, लेकिन ये खजाना मेरे पास उसकी दी हुई अमानत है और मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकता हूँ। पर पिताजी। परवर कुछ नहीं पुत्री, लालच बुरी बला है। इससे जितना दूर रहोगी उतना सुकून में रहोगी। इसलिए अब इस बात को यहीं खत्म करो और मुझे वचन दो कि कभी किसी को भी इस संदूक के राज के नहीं बताओगी। ठीक है पिताजी, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। क्यों सुनैना, मैं सही कह रही हूँ ना? पिताजी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कोई यहाँ आकर हमें इस संदूक के साथ देख ले। और फिर वो तीनों उस संदूक को छुपाकर वहां से चले जाते हैं और बद्री रोज की तरह उस संदूक की हिफाजत करता और अपने घर आ जाता। जब एक दिन, पिताजी, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं पुत्री, बस थोड़ा बुखार हो रहा है। ओ अच्छा, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप इस हालत में कहाँ जा रहे हैं? पुत्री, वहीं जहां मैं रोज जाता हूँ। पिताजी, आप रोज तो जाते हैं, अगर एक दिन उस संदूक की निगरानी नहीं करेंगे तो कहीं गायब नहीं हो जाएगा वो। मगर पुत्री, वो मेरी जिम्मेदारी है। एक दिन से कुछ नहीं होता पिताजी, इसीलिए आज घर पे रह के आराम कीजिए आप। ठीक है, तुम दोनों इतना कह रही हो तो आज मैं रुक जाता हूँ। हाँ ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए, मैं नदी से भर के आती हूँ पानी, और मैं भी आपके लिए वैद्य जी से दवा लेकर आती हूँ। वो दोनों ये कहकर अपने अपने काम से निकल जाती हैं। जब बद्री खुद से कहता है, मैं यहाँ अकेला बैठा क्या करूँगा? एक काम करता हूँ, मैं बाहर आंगन में जाके बैठता हूँ। जब तक नैना आएगी तब तक मैं इन बकरियों को देखकर अपना समय बिता लूंगा। बद्री चारपाई पर बैठ जाता है। जब वहां वही अंधा आदमी अपना चेहरा छुपाए आता है। आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? मेरे ख्याल से तुम वही चरवाहे हो जिसे कुछ समय पहले मैंने अपना संदूक दिया था। क्या आप वही अंधे आदमी हैं जिसने मुझे अपना संदूक दिया था? हाँ, मैं वही अंधा आदमी हूँ जिसने तुम्हें अपना संदूक दिया था, और अब लाओ, मुझे मेरा संदूक वापस करो। नहीं, ऐसे नहीं। जब आप मुझे अपने चेहरे से अपना नकाब हटाकर दिखाएंगे तभी मैं आपको वो अमानत वापस दूंगा। ठीक है, ये देखो मेरा चेहरा। और फिर वो अपने चेहरे से नकाब हटाकर बद्री को अपना चेहरा दिखाता है। ठीक है, मैंने आपको पहचान लिया है, तो अब आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको आपका संदूक देता हूँ। हाँ, चलो। और फिर बद्री उस अंधे आदमी को अपने साथ पहाड़ी पर ले जाता है और वहां छिपे संदूक को ढूंढने लगता है, लेकिन वो संदूक उसे वहां नहीं मिलता है। अरे ये क्या? मैंने उस संदूक को तो यहीं छुपाया था। आखिर वो यहाँ से कहाँ जा सकता है?
क्या हुआ चरवाहे? तुम्हें एक संदूक निकालने में इतना समय क्यों लग रहा है? आखिर बात क्या है? हाँ, असल में मैंने यहीं पर आपका वो संदूक छुपाया था और रोज मैं उसकी रखवाली करने यहाँ आता भी था, लेकिन आज नहीं आ पाया और अब यहाँ वो संदूक नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो चरवाहे? आखिर मेरा संदूक कहाँ गया? बताओ, क्या तुमने उसे कहीं और छुपाया है और अब संदूक के गायब होने का मेरे सामने नाटक कर रहे हो? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि संदूक आपका मैंने यहीं छुपाया था। लेकिन आप परेशान मत हो सकता है मैंने कहीं और छुपा दिया है और वो जगह मैं भूल गया हूँ। और फिर बद्री हर तरफ उस संदूक को ढूंढता है, मगर वो उसे नहीं मिलता है। साहब, वो संदूक तो यहाँ कहीं नहीं है। अच्छा, क्या तुमने इस खजाने के बारे में किसी को कुछ बताया था? नहीं नहीं साहब, इसके बारे में मैंने सिर्फ मेरी पुत्रियों को बताया था, लेकिन वो कभी मेरी इजाजत के बगैर इस संदूक को हाथ तक नहीं लगाएंगी। नहीं, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर तुम्हारी बेटियों ने मेरा संदूक को चोरी किया है। नहीं साहब, आपकी ये दोनों ही बात गलत है। ना मैं झूठ बोल रहा हूँ और ना मेरी बेटियां चोर हैं। और रही बात आपके संदूक की, तो मैं आपको जल्द ही वो संदूक वापस कर दूंगा। तो ठीक है, तुम आज मेरे संदूक को तलाश करो, मैं कल फिर आऊंगा, और अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊंगा। वो आदमी वहां से चला जाता है। जब बद्री सारा दिन उस संदूक को तलाश करके अपने घर जाता है। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? मैं दवाइयाँ लेकर आई तो आप यहाँ से गायब थे। पुत्री, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि क्या तुम दोनों में से किसी ने उस संदूक को उसकी जगह से हटाया है क्या? नहीं तो पिताजी, बाला हम उस संदूक को आपसे पूछे बिना क्यों छुएंगे? अच्छा, अगर तुम लोगों ने उसे नहीं हटाया तो फिर वो संदूक गया कहाँ? क्या हुआ है पिताजी? आप इतने परेशान क्यों हैं? और उस संदूक का क्या मामला है आखिर? और फिर बद्री उन दोनों को सारी बात बताता है। पिताजी, ये तो बहुत परेशानी की बात है, लेकिन आप हमारा यकीन कीजिए, हमने उस संदूक को सच में नहीं छुपाया है। हाँ पुत्री, मुझे तुम दोनों पर विश्वास है। खैर, हो सकता है किसी जानवर ने इधर उधर कर दिया होगा। मैं उसे फिर से ढूंढने जाता हूँ। और फिर बद्री पहाड़ी से जंगल जाता है, लेकिन उसे संदूक तो नहीं, हाँ, लेकिन एक साधु बाबा जरूर मिलते हैं। अरे क्या हुआ बद्री, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? जी साधु बाबा, असल में मैं बहुत परेशानी में हूँ और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो फिर बताओ मुझे, किस दुविधा में फंसे हो तुम, जो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? और फिर साधु बाबा के पूछने पर बद्री उन्हें सारी बात बताता है। बद्री, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। हो सकता है ये तुम्हारी परीक्षा है, और अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। खैर, ये इस सिक्के को अपने पास संभाल कर रखना। मैं इसका क्या करूंगा साधु बाबा? मुझे उस संदूक की जरूरत है, ना कि इस सिक्के की। हाँ, पता है मुझे, लेकिन तुम इसे रख लो, समय आने पर ये तुम्हारे काम आएगा। साधु बाबा ये कहकर चले जाते हैं और फिर समय गुजर जाता है, लेकिन बद्री को वो संदूक कहीं नहीं मिलता। जब वो आदमी उसके पास आता है, तो चरवाहे, मेरा दिया हुआ समय समाप्त हुआ, अब लाओ मेरा संदूक। साहब, वो मुझे कहीं नहीं मिला। तुम वाकई बहुत ढीठ हो, इसलिए अब सच्चाई तुमसे राजा विक्रम ही उगलवाएंगे। और फिर वो आदमी बद्री को उसी के राज्य के राजा विक्रम के पास लेकर जाता है। अरे बद्री काका, आपको क्या हुआ है और आप परेशान क्यों हैं? कोई समस्या है? समस्या तो है महाराज, मगर इसको नहीं, मुझे है। मैं कुछ समझा नहीं। और तुम कौन हो? मैं कौन हूं वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा महाराज, लेकिन इसने मेरा संदूक चोरी किया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, ताकि आप मुझे इससे मेरा संदूक दिलवा सकें।
और फिर वो ये कहकर राजा विक्रम को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो कहते हैं, अच्छा, लेकिन मैं बद्री काका को सालों से जानता हूँ, वो बहुत ईमानदार हैं, तो तुम्हारा संदूक कैसे चोरी कर सकते हैं? महाराज, वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ये सच्चे हैं तो फिर मुझे मेरा संदूक वापस क्यों नहीं कर देते? हाँ बद्री काका, वो संदूक कहाँ है? महाराज, ये सच है कि इन्होंने मुझे अपना संदूक रखने को दिया था, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं रोज उसकी रखवाली करता था, लेकिन जिस दिन मैं नहीं गया उसी दिन वो वहां से गायब हो गया। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है बद्री काका, मैं आपको एक मौका देता हूं आपको अपनी सच्चाई साबित करने का। आप जाइए और एक रात के अंदर जंगल से उस संदूक को ढूंढ कर लाइए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपको कैद कर दूंगा। ठीक है महाराज, मैं एक बार और कोशिश करता हूं। और फिर बद्री जंगल जाता है, जहां उसे एक आवाज सुनाई देती है, छोड़ दो मुझे, जाने दो, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? मैं ऐसा कर सकता हूं, और वैसे भी कौन है यहाँ पर जो तुम्हें मुझसे बचाएगा? मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट राक्षस, तुम मुझे छोड़ दो। अरे, ये आवाज किसकी है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। और फिर बद्री वहां जाता है और उस राक्षस के चंगुल में उस भेड़िया को देखता है। दुष्ट राक्षस, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो इस भेड़िए को। ए मनुष्य, तू यहां से चला जा, वरना इस भेड़िए के साथ साथ मैं तेरी भी हत्या करके तुझे भी पाताल लोक भेज दूंगा। मैं तुमसे डरता नहीं हूं दुष्ट राक्षस, मैंने कहा छोड़ इस मासूम जानवर को। अच्छा, बड़ी दया आ रही है, तो ठीक है, अब मैं तुझे भी इसके साथ साथ मारकर पाताल लोक पहुंचाता हूं। मैं तुमसे डरता नहीं हूं, अभी बताता हूं मैं तुम्हें। बद्री गुस्से से ये कहकर अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से उस राक्षस पर वार करता है, जिससे वो भेड़िया उसके चंगुल से निकल जाता है। भागो, यहाँ से जल्दी भागो, इससे पहले ये राक्षस हम दोनों की हत्या कर दे। हाँ, जल्दी चलो, भागो यहां से। और फिर वहां दोनों भागते हुए उस राक्षस की पहुंच से बहुत दूर निकल जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी जान बचाई। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, और तुम्हारी जगह कोई भी होता है तो मैं उसकी भी ऐसी ही जान बचाता। तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? हाँ, क्यों नहीं, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोपी है। और तुम्हारा नाम क्या है? और तुम यहां क्यों आए थे? मेरा नाम बद्री है और मैं एक चरवाहा हूं, लेकिन मैं यहां एक संदूक ढूंढने आया था। संदूक? कैसा संदूक? गोपी के पूछने पर बद्री उसे सब बताता है, जिसे सुनकर वो कहता है, साथी, मैं यहीं रहता हूं, लेकिन मैंने यहां किसी को ना कोई संदूक लाते देखा है और ना ही यहां कोई संदूक है। अच्छा, अब महाराज का दिया हुआ समय भी खत्म होने वाला है। अगर वो संदूक मुझे नहीं मिला तो मुझे महाराज सजा के तौर पर कैद कर देंगे। बद्री अभी ये कह रहा होता है कि अचानक वहां सैनिक आता है। बद्री, महाराज की दी हुई समय की अवधि अब समाप्त हुई, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। और फिर बद्री उस सैनिक के साथ राजमहल जाता है। हाँ तो बद्री काका, बताइए वो संदूक कहाँ है? महाराज, मैंने उस संदूक को हर जगह तलाशा, मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। ठीक है, तो उस संदूक को चुराने के इल्जाम में इन्हें कैद कर दो सैनिकों, और जब तक उस संदूक का पता नहीं चल जाता तब तक ये इसी कैद में रहेंगे। और फिर राजा विक्रम ये कहकर वहां से चले जाते हैं और बद्री की कैद की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। जब उसकी दोनों पुत्रियां ये सुनती हैं, हमारे पिताजी निर्दोष है, सुनैना, अब हम क्या करेंगे? हाँ दीदी, पता नहीं किसने ये किया है और इसकी सजा पिताजी को भुगतनी पड़ रही है।
ऐसा करते हैं, चलो हम दोनों उस अंधे आदमी से बात करते हैं, शायद वो हमारी बात मान जाए और पिताजी को कैद से आजाद करवा दे। हाँ दीदी, चलिए चलते हैं। और फिर वो दोनों उस अंधे आदमी के पास जाती हैं। सुनिए साहब, हम दोनों बद्री चरवाहे की पुत्रियां हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों उस बद्री चोर की पुत्रियां हो। बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। साहब, हमारे पिताजी निर्दोष हैं। उन्होंने आपका संदूक नहीं चोरी किया है। आप उन्हें महाराज की कैद से आजाद करवा दीजिए। अच्छा, मगर इसकी एक शर्त है। अगर तुम लोग मेरी वो शर्त मान जाओ तो मैं तुम्हारे पिताजी की इस हरकत को माफ कर दूंगा। ठीक है साहब, बताइए क्या शर्त है आपकी। तुम दोनों में से किसी एक को मुझसे विवाह करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हम यहाँ अपने पिताजी की आजादी के लिए आए थे और आप हमें अपने विवाह का प्रस्ताव दे रहे हैं। हाँ, अगर तुम दोनों में से कोई एक मेरी शर्त मान जाए तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। उस आदमी की ये बात सुनकर वो दोनों बिना कुछ बोले गुस्से से वहां से चली जाती हैं। जब रास्ते में नैना सुनैना से कहती है, सुनैना, ये आदमी कितना घटिया है। हमारे निर्दोष पिताजी को छोड़ने के लिए अब ये हमसे विवाह का ख्वाहिशमंद है। मैं अभी जाकर पिताजी को सब बताती हूँ। नहीं दीदी, पिताजी से मिलने आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। मगर क्यों? तुम पिताजी से मिलने क्यों नहीं जाओगी? बस ऐसे ही। ठीक है, तो तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में पिताजी से मिलकर आती हूँ। और फिर सुनैना वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद नैना बद्री से मिलने जाती है। पुत्री नैना, तुम यहाँ क्यों आई हो? पिताजी, मैं आपको कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ। अच्छा, मगर कौन सी जरूरी बात? क्या वो संदूक मिल गया है तुम्हें? नहीं पिताजी, लेकिन उस अंधे आदमी की बात बतानी है मुझे आपको। और फिर नैना ये कहकर उस अंधे आदमी की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बद्री गुस्से में आ जाता है। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? उस आदमी की इतनी हिम्मत? जी पिताजी, लेकिन हमने भी तुरंत उसके मुंह पर इनकार कर दिया। अच्छा किया, और कुछ भी हो जाए तुम में से किसी ने भी उसकी शर्त नहीं माननी है, चाहे मुझे उम्र कैद ही क्यों ना हो जाए। ऐसा मत कहिए पिताजी, लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। कौन सी बात पुत्री? और सुनैना कहाँ है? वो क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? पिताजी, मैं सुनैना की ही बात करने आई हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सुनैना कुछ छुपा रही है, और उसने आपसे भी इनकार कर दिया मिलने के लिए। तभी मैं यहाँ अकेली चली आई। अच्छा, कोई बात नहीं, हो सकता है वो परेशान है और तुम उसे गलत समझ रही हो। खैर, अब तुम घर जाओ। ठीक है पिताजी। और फिर नैना अपने घर चली जाती है। जब अचानक वहां गोपी आता है। अरे गोपी, तुम यहाँ? हाँ साथी, मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन मैंने तुम्हारी पुत्री की बात सुन ली और जितना उस दिन तुमने मुझे बताया था उस हिसाब से मुझे समझ आ गया है कि असल चोर कौन है। कौन है असल चोर? बताओ। साथी, वो चोर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी पुत्री सुनैना है, क्योंकि वो पानी भरने का कहकर गई थी और नैना दवा लेने। तो हो सकता है उसके मन में लालच आ गई हो और मौका देख उसने संदूक चोरी कर लिया हो। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। अगर ऐसी नहीं है तो तुम्हारी बड़ी पुत्री को उस पर शक क्यों हो रहा है और वो तुमसे मिलने से कतरा क्यों रही है? नहीं गोपी, ऐसा नहीं है। मुझे मेरी दोनों पुत्रियों पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने खुद उनकी परवरिश की है। बद्री ये कहकर खामोश हो जाता है और गोपी भी चुपचाप से वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ नैना को परेशान देख सुनैना कहती है, दीदी, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ बताओ ना, क्या सोच रही हो तुम? दीदी, मैं उस अंधे आदमी से विवाह के लिए हाँ कह देती हूँ ताकि वो हमारे पिताजी को छोड़ दे। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो? मैं अभी पिताजी को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बताती हूँ। नैना ये कहकर गुस्से से तुरंत अपने पिता के पास जाती है
और उसे सब बताती है। तुम परेशान मत हो पुत्री, घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं घर जाती हूँ। नैना घर चली जाती है और बद्री सैनिक से कहता है, सैनिक, मुझे महाराज से बात करनी है, उनसे कहो मेरी थोड़ी सी बात सुन ले। ठीक है, मैं अभी महाराज को बुलाकर आता हूँ। और फिर कुछ ही समय में सैनिक के कहने पर राजा विक्रम बद्री के पास आती हैं। क्या बात करनी है आपको मुझसे? महाराज, उस अंधे आदमी ने मेरी पुत्री से विवाह की शर्त रखी है और मेरी छोटी पुत्री उसकी बातों में आग इससे विवाह करने के लिए तैयार हो गई है। अब मुझे मेरी सच्चाई साबित करने का एक मौका और दे दीजिए। ठीक है बद्री काका, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक मौका और देता हूं, जाइए। और फिर बद्री एक बार फिर से उस संदूक को तलाश करने निकल पड़ता है। जब रास्ते में उसे एक काली गुफा दिखाई देती है। मैंने जंगल का कोना कोना छान मारा, मगर मुझे वो संदूक कहीं नहीं मिला। लेकिन मैं इस गुफा में नहीं गया। कहीं हो सकता है, शायद वो संदूक यहां हो। ऐसा करता हूं, मैं इस गुफा के अंदर जाता हूं। और फिर बद्री उस गुफा में जाता है। यहां तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब मैं कैसे उस संदूक को ढूंढूंगा? अंधेरा कायम रहे। कौन है यहां? मैं हूं त्रिशिला जिन, और जो एक बार मेली इस गुफा के आ जाए वो दोबारा वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता है। नहीं, मैं यहां सिर्फ संदूक तलाश करने आया था, मुझे जाने दो। अच्छा, तो तुम संदूक को तलाश करने आए हो। अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। हाँ, मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो सुनो। पहला सवाल है, सच्चा त्याग क्या होता है? जब हम बिना किसी से उम्मीद किए अपनी सारी सुविधा को छोड़कर किसी दूसरे की भलाई करें तो वो सच्चा त्याग कहलाता है। बहुत खूब, सही जवाब। अब दूसरा सवाल, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? जब संबंध में ईमानदारी, भरोसा और सम्मान हो, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। बहुत खूब, ये भी सही जवाब है। अब तीसरा सवाल, सच्चा साहस क्या है? डर लगने के बावजूद भी सही काम करने का संकल्प करना और उसे अंजाम देना, यही सच्चा साहस कहलाता है। वाह वाह, बहुत खूब। तुमने मेरे तीनों प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, इसलिए तुम जा सकते हो। जिन ये कहकर गायब हो जाता है और बद्री दोबारा से उस गुफा से निकलकर संदूक को तलाश करता है। जब अचानक रास्ते में उसे नैना मिलती है। पिताजी, आप यहाँ हैं? मैं आपके पास ही आ रही थी। हाँ बताओ पुत्री, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बताओ क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है पिताजी। दरअसल बताओ क्या बात है? पिताजी, सुनैना ने उस अंधे आदमी से विवाह करने का फैसला कर लिया है। वो विवाह करने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है पुत्री। तुम एक काम करो, तुम महाराज विक्रम के पास जाओ और उन्हें वहीं लेकर पहुंचो। मैं जब तक सुनैना का विवाह रोकता हूं। बद्री ये कहकर सुनैना के पास जाता है और नैना राजा विक्रम के पास जाती है। महाराज विक्रम, जल्दी चलिए, इससे पहले देर हो जाए। क्या हुआ? महाराज, पिताजी ने आपको बुलाया है, जल्दी चलिए। हे कन्या, आखिर बात क्या है? मुझे आप बताना पसंद करेंगी? और फिर नैना सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो बिना कुछ बोले उसके साथ जाने के लिए निकल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ सुनैना कहती है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब आप मेरे पिताजी को कैसे आजाद करवा दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं विवाह के तुरंत बाद तुम्हारे पिताजी आजाद करवा दूंगा और अपना संदूक भी माफ कर दूंगा। अभी वो ये कहता है कि वहां बद्री और राजा विक्रम पहुंच जाते हैं। दुष्ट आदमी, मेरी पुत्री को बहलाने फुसलाने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? भूल मत, तुम एक चोर हो और तुमने मेरा संदूक चोरी किया है।
अभी वो ये कह रहा होता है जब वहां राजा वीर हाथ में लिए वही संदूक आए हैं। भाई अशोक, कहीं तुम इस संदूक की तो बात नहीं कर रहे? ये संदूक मेरा है। अच्छा, ये संदूक तुम्हारा कैसे हो गया? अभी राजा वीर ये कह रहे होते हैं जब अचानक बद्री के पास से सोने का सिक्का निकलकर गिर जाता है, जिसे देख अशोक गुस्से से कहता है, अच्छा, तो ये तुम दोनों की मिली भगत थी। महाराज विक्रम, ये देखिए, ये सोने का सिक्का मेरा है और इसका मतलब है इस संदूक से कुछ खजाने लेकर इसने मेरा संदूक इसे दे दिया है। अशोक की ये बात सुनकर राजा वीर हंसते हुए कहते हैं, भाई अशोक, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। आप कौन हैं और क्या आप पूरी बात बताना पसंद करेंगे? जी राजा विक्रम, असल में मैं पड़ोस राज्य का राजा वीर सिंह हूँ और ये राजकुमार अशोक हैं, जो कि बदकिस्मती से मेरे सौतेले भाई हैं, और ये कोई अंधे नहीं है। नहीं राजा विक्रम, ये झूठ बोल रहा है। मैं हूं असल राजा वीर और ये मेरा सौतेला भाई अशोक है। असल में राजा विक्रम, हम दोनों की शक्लें मिलती हैं, लेकिन राजकुमार अशोक अंधे नहीं हैं, क्योंकि अगर ये अंधे होते तो इन्हें ये मेरे हाथों में संदूक नहीं दिखाई देता, और फिर काका के पास से सोने के सिक्के भी नहीं दिखते। बात तो सही है आपकी। जी, एक बात और है, अगर ये अंधे होते तो इनकी दोनों पुत्रियों को देखकर उनसे विवाह करने की लालच इनके मन में न जागती। राजा वीर की ये बात सुनकर राजकुमार अशोक गुस्से से लाल हो जाते हैं। असल में जब पिताजी ने जब मुझे राजा बनाया तो इन्होंने राजगद्दी हथियाने के लिए मेरी आंखों में तेजाब डाल दिया, जिससे मैं अंधा हूँ। लेकिन मुझे मेरे राज्य के खजाने की चिंता थी, इसलिए मैं बद्री काका के पास गया, क्योंकि मैं उनसे पहले मिल चुका था। कब राजा वीर? आप मुझसे कब मिले? याद कीजिए काका, मैंने आपको बकरियां दिखाई थी। अरे हाँ हाँ, याद आया। तो उसका मतलब वो अंधे आदमी आप थे और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। लेकिन आपके पास ये संदूक कैसे आया? जब मैंने आपको वो संदूक दिया था तो मैंने उस दिशा की ओर जाते अपने कदमों को गिन लिया था, और फिर जब मेरी आंखों की रोशनी के ठीक हुई तो मैं तुरंत अपने संदूक को वापस ले गया। नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठा है और मैं सच्चा हूँ। अभी राजकुमार अशोक ये कहते हैं कि अचानक गोपी इंद्रदेव के रूप में प्रकट होते हैं। हाँ साथी, ये सब सत्य है, और असल राजा वीर भी यही मनुष्य हैं, ना कि ये राजकुमार अशोक। और तुम असल गुनहगार बद्री के ही नहीं, बल्कि राजा वीर के भी। इसलिए मैं तुम्हें सजा दे के रहूंगा। इंद्रदेव ये कहकर अपने त्रिशूल से राजकुमार अशोक की हत्या कर देते हैं। हे इंद्रदेव, अगर आप हैं तो आप उस भेड़िया के रूप में क्यों आए थे? मैं भेड़िया के ही नहीं, बल्कि मैं ही साधु था, मैं ही जिन था, और इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी पुत्री के खिलाफ भड़काया। लेकिन तुम अड़े रहे और फिर तुम इस परीक्षा में सफल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव। बद्री, तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत को देखते हुए मैं तुम्हें अमीर होने का वरदान देता हूं। और फिर इंद्रदेव ये कहकर गायब हो जाते हैं, जबकि राजा वीर कहते हैं, बद्री काका, मैं आपकी पुत्री सुनैना से प्रेम करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। जी काका, मैं भी आपकी बड़ी पुत्री नैना से विवाह करना चाहता हूं। अगर मेरी पुत्रियों को कोई एतराज नहीं तो मुझे भी नहीं है। और फिर दोनों पुत्रियों की मर्जी से उन दोनों का विवाह दोनों राजाओं से हो जाता है, जबकि बद्री चरवाहा भी बहुत अमीर हो जाता है।